गुड मॉर्निंग। आप सब लोग को इसका पीडीएफ मिल गया होगा। यहाँ मिल गया पीपीटी। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग को इसका पीडीएफ मिल गया होगा। यहाँ मिल गया पीपीटी। लेट्स स्टार्ट पीपीटी। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाता है? किस सीमा के बाद तारे मरने लगते हैं? चंद्रशेखर चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा के बाद मर जाते हैं। देखिए, कोई भी तारा बनने से पहले गैसों का एक गोला होता है, जिस गोला को हम कहते हैं निहारिका। क्या कहेंगे? निहारिका। और निहारिका के बाद ये बन जाता है तारा। तारे में ईंधन धधक के एकदम लावा की तरह, लाशा की तरह आग होता है इसमें, जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। उसके बाद ये बनता है लाल दानव। लाल दानव लाल दानव। इसके बाद इसके दो कंडीशन होते हैं। अगर ये चंद्रशेखर सीमा से छोटा है, इससे छोटा है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? सूर्य जितना बड़ा है उसके 1.5 गुना को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो सूर्य जितना बड़ा है, तो यहाँ लिख दे सूर्य, इसका 1.5 गुना 1.44। हालांकि 1.5 होना चाहिए, थोड़ा सा ही कम, 1.5 गुना से कम, उसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। और अगर इससे छोटा है, चंद्रशेखर सीमा से छोटा है, तो ये बनता है श्वेत वामन। श्वेत वामन, ये कम चमकता है। और चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है, तो चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है? सूर्य के जितना बड़ा सूर्य उससे 1.5 गुना, यानी लगभग 1.44। तो ये बन जाता है अभिनव तारा। क्या बनता है? अभिनव तारा। तो देखिए, इसे कहते हैं हम जीवाश्म तारा, और इसे कहते हैं हम भड़कीला तारा। ये ब्लास्ट कर जाता है, ये क्या बनता है? ये जीवाश्म तारा। ये धीरे धीरे चमकना बंद कर देता है और काला पड़ जाता है, तो इसे काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। ये मर गया। और ये विस्फोट करने के बाद आगे जाके बन जाता है ब्लैक होल। क्या बन जाता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल चंद्रशेखर ने खोज किया है इसकी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? चंद्रशेखर सीमा। कितना होता है चंद्रशेखर सीमा? जितना सूर्य का द्रव्यमान है उसका लगभग 1.5 गुना, यानी 1.5 न होके 1.44 है। 1.44 है, याद रहेगा। 18 को एग्जाम है। वेरी गुड, 1 नंबर, अति उत्तम। आपका 18 को एग्जाम है। तो सर एक बार मेरा नाम ले लीजिए। बकलोल कुमार, नाम ले लिए आपका। चलिए, बकलोल कुमार, आगे बढ़ते हम लोग। सूर्य गुणे 1.44, ये होता है चंद्रशेखर सीमा। और किसी को दिक्कत? बकलोल कुमार, और कोई नाम लेना है किसी का? और किसी का नाम लेना है तो आप बताइए, हम आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। चलिए, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? बाबू मेरे ध्यान से देखो, तारे अगर ऐसे लगे रहे, गोल गोल तारे खूब ज्यादा हो, और इनका आकार स्पाइरल हो। क्या हो? स्पाइरल। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग के समान सर्पिलाकार, सर्पिलाकार हो, तो इसे कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहेंगे? आकाश गंगा। इस आकाश गंगा में हमारा यहाँ पर सूर्य साइड में रहता है। आकाश गंगा में दूरी पे जो तारे रहते हैं उन्हें तारा मंडल कहते हैं, जो पास में रहते हैं उन्हें नक्षत्र कहते हैं, जो एकदम पास रहते हैं उन्हें सौर मंडल कहते हैं। तो बताइए, सबसे पास में हमें क्या मिलेगा? सौर मंडल मिलेगा। सबसे पास में सौर मंडल मिलेगा। सौर मंडल में हमें ग्रह वगैरह ज्यादा देखने को मिलते हैं सबसे पास में। उसके बाद दूर नंबर पे मिलेगा नक्षत्र मिलेगा। नक्षत्रों की संख्या 27 होती है। नक्षत्र से दूर जाएंगे तो 3 नंबर पे आपको मिलेगा तारा मंडल मिलेगा। तारा मंडल की संख्या 89 है, 89 है तारा मंडल की संख्या। इससे दूर चले जाएंगे तो ये मिल जाएगा आकाश गंगा। आकाश गंगा की संख्या सबसे ज्यादा, लगभग 100 अरब संख्या है। 100 अरब संख्या है। देखिए, सूर्य का सबसे करीबी वातावरण सौर मंडल कहलाता है। इसके बाद वाला एरिया नक्षत्र कहलाता है। इसके बाद वाला एरिया जो कहलाता है तारा मंडल, एकदम दूर वाला कहलाता है हमारा आकाश गंगा। तो कह रहा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को, तो तारों के समूह को हम तारा मंडल कहते हैं। नक्षत्र पास में रहेगा। तारा मंडल नहीं है तो नक्षत्र लगा दीजिए, तारा मंडल नहीं है तो नक्षत्र लगा देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी,
तारा नक्षत्र, और तारामंडल भी हो सकता है, तारामंडल। अगला, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में नीचे दिए गए कूट का घटते आकार में, देखिए सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आकार में है बृहस्पति। यार माइक कैसे बंद हो गया? माइक कैसे बंद हो गया था? ओ माय गॉड। बैटरी फुल चार्ज है, बैटरी फुल चार्ज है। चलिए ध्यान से देखें, चंद्रशेखर सीमा, ये गलती से हमसे साउंड दब गया होगा। चलिए, क्या 2 नंबर क्वेश्चन सही है? 2 नंबर क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप ओके बोल दीजिएगा। इसमें तो हम आकार में बता दिए, सबसे पहला बृहस्पति। क्या 2 नंबर में साउंड आया था? अगर आया था तो यस बोलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में साउंड आया था तो यस बोलेंगे, और अगर 2 नंबर में भी नहीं आया था तो चलिए यस। 2 नंबर मेरे साथ गलती से शायद ऐसे दब गया होगा, ऐसे नीचे किए होंगे आप, फिर दब गया। ससुरा, इस ससुरा को समझ में नहीं आता है, मेरे बच्चों को आवाज गड़बड़ कर दिया। अगला क्वेश्चन, हीरक वलय। देखिए हीरक वलय जब ग्रहण लगता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में एक बाहर सा एक तो पूरा चमकीला भाग दिखता है जिसे हीरक वलय कहते हैं। दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है। देखिए ये है हमारा पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ये बीचों बीच से है आपकी विषुवत रेखा, ऊपर वाली 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे वाली 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो जब सूर्य विषुवत रेखा पे हो जाता है तो ये बीचों बीच में हो जाता है, और इसके बाद दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर हो जाते हैं। भूमध्य रेखा पर होता है तो दोनों गोलार्ध में दिन और रात क्या हो जाते हैं? बराबर, दिन और रात बराबर हो जाते हैं। अगला, पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना 23 डिग्री अक्षांशों पर और महाद्वीप के पश्चिम भाग में होता है। 23 डिग्री, 23.5 डिग्री से 23 डिग्री अक्षांश तक में महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। 7 नंबर, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार में भूप्रवार मेंटल के नीचे क्रोड किस अवस्था, किससे बना हुआ है? देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी की 3 परतें, बाहर में क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसका कहते हैं सियाल, इसमें सिलिकॉन अल्युमिनियम है, इसे कहते हैं सीमा, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, इसमें कहते हैं नीफे यानी लोहा और निकल है। अब ये कह रहा है कि सबसे निचली वाली परत की बात कर रहा है, तो निकेल होना चाहिए, तो ऑप्शन में अल्युमिनियम है, क्रोमियम है, सिलिकॉन है, निकल है, ये नहीं है, तो दूसरा नंबर लोहा है, तो ऑप्शन नंबर ये लगा देंगे, लोहा प्लस निकल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। वेरी गुड, आप सब लोग का सही है, आप सब लोग का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों कहां से गुजरती है? आप सब बताएंगे। ये तीनों के तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजर जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए और नीचे दिए गए आंसर को खोजिए। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है भैया? ये विद्युत चुंबकीय विकिरण ध्यान से देखते हैं, जो रेडिएशन वगैरह आता है, और इसमें से पहले पढ़ लेते हैं किस काम का है। पृथ्वी पर गति परिवर्तन, गति कौन लाता है पृथ्वी पर? विद्युत चुंबकीय परिवर्तन से गति उति नहीं आता है। भूतापीय ऊर्जा, हाँ नीचे में अगर ऊर्जा ज्यादा रह जाएगी तो भूकंप फेंक देगा, आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल ये भी योगदान नहीं करेगा। प्लेट संरचना यही सबसे ज्यादा करती है,
पृथ्वी का घूर्णन ये ज्यादा करता है पृथ्वी का परिक्रमण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 2 2 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी। यही सब पृथ्वी पर गति कराने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, शिवालिक समूह। देखिए हिमालय जो है, हिमालय का निचला भाग शिवालिक कहलाता है, हिमालय का निचला भाग शिवालिक कहलाता है। तो शिवालिक समूह के दक्षिण में, यानी हिमालय के नीचे और नीचे में, यहाँ पर ये तो शिवालिक खुद ही हो गया, और ये कर रहा है उसके नीचे में क्षेत्र किसका उदाहरण है? तो ये पहाड़ के निचले भाग का उदाहरण है, गिरिपद का उदाहरण है। गिरि मतलब पहाड़, पद मतलब पैर, तो गिरिपद का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, गिरिपद का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी। अगला, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहेंगे? देखिए ज्वालामुखी जब निकलता है तो धधकता हुआ मैग्मा निकलता है, वो ठंडा होकर लावा बन जाता है। अगर वो पृथ्वी के बाहर निकला तो उसे कहते हैं ग्रेनाइट, और मतलब आग्नेय चट्टान, और अंदर रह गया तो उसे पातालिक चट्टान कहते हैं। अंदर रह गया तो उसे क्या कहेंगे? प्लूटोनिक या पातालिक चट्टान, प्लूटोनिक या पातालिक चट्टान। तो ये कह ना पृथ्वी के अंदर रह गया तो पातालिक चट्टान। ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कोर को कौन रेखा अलग करती है? बाबू मेरे इसको ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक ट्रिक के तौर पे याद रखेंगे। देखिए पृथ्वी का ये परत हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल। हर परत को दो भाग में, हर परत को कौन बांटता है? शॉर्टकट में इसे कहते हैं मग। क्या कहेंगे? मग। क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है मोहो, मोहो। तो म से हो जाएगा मोह, और ग से ये वाली रेखा हो जाएगी गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। तो देखिए ध्यान से, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है। क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है? क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है मोह। क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है? मोह। मेंटल और कोर को अलग कौन करता है? गुटेनबर्ग। मेंटल और कोर को अलग करता है गुटेनबर्ग। अब ये क्रस्ट जो है, क्रस्ट को भी दो भाग में बांटते हैं, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी दो भाग में बांटते हैं, अपर मेंटल लोअर मेंटल। कोर को भी दो भाग में बांटते हैं, अपर कोर लोअर कोर। अब इन दोनों का शॉर्टकट ट्रिक जो होता है उसे कहते हैं करले, शॉर्टकट में करले। क से होगा कोनोराड, कोनोराड रेखा। और र से हो जाता है रेपेटी रेखा, रेपेटी रेखा। और ले से हो जाता है लेहमैन रेखा, लेहमैन रेखा। कौन सी रेखा? लेहमैन रेखा। तो कह रहा है कि अपर कोर और लोअर कोर को कौन अलग करता है? अपर कोर और लोअर कोर को लेहमैन रेखा। ऑप्शन बताएंगे डी। आप सभी लोग का सही, कई लोग भैया डी मार रहा है। कैसे भैया? दिल्ली वाला डी। मेरा एग्जाम सर 15 दिसंबर को है। अरे भैया तोरा 15 को कैसे पड़ गया? 16 से चालू है। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रूपांतरित चट्टान किससे बनते हैं? किसी भी चट्टान पर बहुत ज्यादा तापमान डाल दीजिए, बहुत ज्यादा दबाव डाल दीजिए, तो वह बन जाता है रूपांतरित चट्टान। अगर आप किसी भी आग्नेय चट्टान को या किसी भी अवसादी चट्टान को, अवसादी चट्टान को अगर बहुत ज्यादा गर्म और ताप करिएगा तो वो बन जाता है रूपांतरी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, मोनालोवा उदाहरण है। देखिए ये ससुरा मृत था लेकिन पिछले साल भड़क गया ये। तो मोनालोवा अभी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य समकोण यानी 90 डिग्री पर हो जाए तो आप बताइए 90 डिग्री पर अगर मान के चलिए सूर्य है, यहां पर पृथ्वी है और यहां पर चंद्रमा हो जाए तो 90 डिग्री पर हो जाएगा। तो 90 डिग्री पर बल कम लगता है क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ये ज्वार भाटा बहुत छोटा आएगा, लघु ज्वार भाटा आएगा। लेकिन अगर यही ये इधर आ जाए तो 180 डिग्री का होगा तो बृहद ज्वार भाटा आएगा। तो इसमें आएगा लघु ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर सी। आइसोहोल, आइसोहेल रेखा जो होती है धूप की मात्रा को बताती है, समान धूप की मात्रा को। किसे? समान धूप की मात्रा को। समान ऊंचाई को कंटूर रेखा, समान वर्षा को आइसो हाइट रेखा, समझ में गया? हिमपात को, बर्फ को, स्नोफॉल को। मशरूम, मशरूम
चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए भैया, मशरूम चट्टान उसे बोलते हैं जिसका आकार मशरूम के समान हो जाता है। आकार कैसा हो जाता है? मशरूम के समान हो जाता है। तो ऐसे चट्टानों को हम लोग मशरूम चट्टान के नाम से जानते हैं। कौन से चट्टान के नाम से? मशरूम चट्टान के नाम से जानते हैं। ससुरा तुम कहाँ गया? डेस्कटॉप नहीं, डाउनलोड कोई लोग खाली कर दिया। ओ माय गॉड, ये क्या हमने गलती कर दिया, तो डिलीट करना पड़ेगा। लो, हमने यहाँ कर दिया गड़बड़, अब इसको करना पड़ जाएगा डिलीट। यस, डिलीट कर दिए। कितना नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं? मोनालोआ बता दिए थे। हाँ, मशरूम चट्टान। चलिए, मशरूम चट्टान जो होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये इस टाइप का होता है, नीचे से हवाएं इस चट्टान को काट देती हैं, ऊपर मशरूम के जैसा बच जाता है। तो ये बनेगा कहाँ पर? कास्ट प्रदेश में नहीं बनेगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है। आपका आंसर देखते हैं सही है या गलत है। वेरी गुड, आपका आंसर सही है, 18 का बी। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी माता छठ का व्रत रख रही होंगी अपने बच्चों के लिए। छठी मैया जो है वो सूर्य भगवान की बहन है। ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जहाँ डूबते सूरज को मतलब पूजा की जाती है, बाकी कहीं पे भी डूबते सूरज का पूजा नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। अब इसमें आपकी मम्मी जो है वो छठ का व्रत रखी है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि माता की सेवा करें। अब माता का सेवा कैसे करेंगे? पढ़ लिख कर अच्छे जगह पे सेटल हो जाइए, तो आपकी माता पिता का इससे बड़ा सेवा कुछ नहीं होता है। जिस दिन आप बन के अधिकारी बन के जाएंगे, वर्दी लगा के जाएंगे, अपना जॉब लेके जाएंगे, माता पिता के 10 को बीमारी ऐसे सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आपको कैसे इतना पता है? भैया सबको पता है, आपको क्यों नहीं पता है? छठ बहुत ही पर्व का त्योहार है, बहुत अच्छा है। पहले एक दिन, अभी तो परसों क्या था, नहाए खाए, कद्दू भात, उसके अगले दिन खरना, रोटी और खीर, उसके बाद व्रत चालू, फिर शाम को डूबते सूर्य की पूजा और अर्घा दिया जाएगा डूबते सूर्य को। फिर अगले दिन उगते सूरज को पूजा पाठ करके घर आ जाया जाएगा। और किसके लिए? तुम जैसे बदमाश लड़कों के लिए जो माता पिता की इज्जत नहीं करते। अरे पीटना चाहिए। हम तो कहते हैं छठ में एक और शामिल कर दिया जाए, लाठी पूजा, मारे अपने लड़का सबको पीट पाट के। बदमाशी करता है। बताओ माँ बाप कितना कष्ट से पूजा पाठ रखते हैं। 36 घंटा तक व्रत चलता है, खाना पीना उतना छोड़ के। गधों के लिए, नालायक सब के लिए एगो लाठी का भी में रखना चाहिए। ले जाके घाट पे जो ना पढ़े 4-5 लाठी मारे, उधरे सही हो जाए। हमसे पूछे लोग ना लड़का सब पटना में क्या करता है, सब बात बताएंगे माता पिता को। और उसी में एक और शामिल कर दे, अलग से एगो त्योहार मनाए, एकदम लाठी रख के, लड़का ना पढ़े मारो एकदम लठ पूजा, बड़का लाठी एकदम निकाल के, हाँ, आम का लाठी मार दबा के एकदम बढ़िया। माँ बाप आपकी इतना आपका ख्याल रखते हैं, आप भी उनका ख्याल रखें बाबू, ये आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, अगली बार आप प्रण ले कि माता पिता का, इस बार अगली बार जब भी माता जी आपकी छठ पूजा करेंगी तो वो जितने सामान को खरीदेंगी, सूप खरीदती हैं, थाली खरीदेंगी, आम की लकड़ी, ये सब चीज वो आपके पैसे से ना, आपके पैसे से हो, पिताजी के पैसे से या खेती के पैसे से कितने दिन करेंगे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट ये यूरोप का एक पर्वत है, इस जर्मनी में है। साल्ट रेंज ये पाकिस्तान में है। ये कैसा पर्वत है? ये एक भ्रंशोत पर्वत है। कैसा पर्वत है? भ्रंशोत पर्वत, मतलब इसके साइड साइड की जमीन धंस गई है, ये ऊपर उठ गया, भ्रंशोत पर्वत है। अगला, वायुमंडल में किस भाग में हाइड्रोजन और हीलियम? देखो भैया, हाइड्रोजन और हीलियम ये दो सबसे हल्की गैसें हैं, तो हल्की गैसें ऊपर भागेंगी, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? बहिर्मंडल। तो यह कहाँ चली जाएंगी? बहिर्मंडल में। कहाँ देखने को मिलेगी? बहिर्मंडल में। समताप मंडल बोलता है बेवकूफ, इसमें तो ओजोन मिलता है, O3 ओजोन मिलता है। क्षोभ मंडल में हवाएं, वायुयान वगैरह दिखती है। आयन मंडल में हमको अंतरिक्ष यान या फिर अंतरिक्ष सैटेलाइट वगैरह छोड़ने को मिलता है। अगला, निम्न में से कौन सा 3 गर्म हवाएं हैं? देखिए, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, अतः गल्फ स्ट्रीम को लगाना है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। लेकिन क्यूरोसिवो ठंडी है, ये गई काम से। क्यूरोसिवो ठंडी गई काम से, क्यूरोसिवो ठंडी गई काम से। अब आता है, यही मजबूरी में यही सही होगा, गल्फ स्ट्रीम
सही है, इसे यूरोप का कंबल कहते हैं। मोजाम्बिक गर्म, ब्राजील गर्म, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिस्थिति में से वर्गीकरण पर विचार कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय, पर्वतीय, ये वगैरह है। कह रहा है कि इन परिस्थितियों के वर्गीकरण के आधार पर क्या था, धौलता परिणाम यानी एल्बिडो वैल्यू का घटता क्रम बताइए। एल्बिडो का मतलब होता है कि मतलब सूर्य के न पहुंचना यानी ठंडी। एल्बिडो का मतलब होता है सूर्य की प्रकाश का न पहुंचना। इनडायरेक्टली समझने के लिए कह सकते हैं कि ठंडी। तो कहाँ सबसे ज्यादा ठंडी है, और उसके बाद घटते हुए क्रम में सजा दीजिए। तो सबसे ज्यादा ठंडी पड़ता है टुंड्रा में, तो 1 नंबर हो जाएगा टुंड्रा, 1 नंबर होगा टुंड्रा, उसके बाद होगा टैगा। तो 4 और 1, देखिए कितना होशियार है, यहां भी 4 है, 1 है, यहां भी 4 है, 1 है, ये दोनों तो गया काम से। अब इसके बाद देखते हैं पर्णपाती वन या सदाबहार वन। सदाबहार वन विषुवत रेखा पर पाए जाएंगे, तो ये है कटिबंधी सदा पर्णीय यानी सदाबहार वन। और उसके बाद होगा वर्गीकरण, 3-2 होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन, ठीक है, बादल बन जाता है। उच्च ताप तथा वर्षण, गर्मी और बादल, ये वर्षा होता है, ठीक है। पर्वतीय वर्षा, भयानक बादल गरजेगा। ऊर्ध्वाधर हवाएं, हवाएं तेज चलने लगेगी। मेघ गर्जन, बादल क्यों गरजते हैं, इनमें से सारे कारणों से बादल गरजने लगते हैं। ये सारे कारणों से क्या करने लगते हैं, बादल गरजने लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला नेफोमीटर, देखो नेफोमीटर से हम बादल नापते हैं, बादल 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 बादल, नेफोमीटर से बादल। अगला पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति, देखो भैया भारत का इस साइड का जो पर्वत पाए जाते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ये कहलाता है पश्चिमी घाट। क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है इस पर्वत से टकरा कर, अतः यहाँ पे हमेशा सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, हमेशा सदाबहार वन, सदा हरित या सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिट्टियों को कितनी भाग में बांटा है भैया, 8 भागों में बांटा है। कितनी भाग में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। अगला, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। पुरानी को बांगर और नई को हम खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगुर मिट्टी होता है। यह महाराष्ट्र में ज्यादा पाई जाती है। यह सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए। सारण सिंचाई परियोजना गंडक नदी पर है, सारण सिंचाई परियोजना गंडक नदी पर है। अगला, नदी घाटी परियोजना व उससे संबंधित नदियों का जोड़ा में से कौन सा गलत है, चलिए। हीराकुंड परियोजना महानदी बिल्कुल सही है, उड़ीसा। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश सही है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी गलत है, गोदावरी नहीं होगा। अगला बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर गलत है। नागार्जुन सागर किस नदी पर है, आप आंसर देके बताएंगे। अगला, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, कृष्णा नदी पे था वो, झेलम नदी। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है। देखिए खरीफ फसल को हम जुलाई के महीने में बोते हैं क्योंकि इसे वर्षा की अधिक जरूरत होती है। तो इसमें कौन है भैया, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब चीजें आते हैं। तो चावल आ जाता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब इसमें आ जाता है। सूरजमुखी, सरसों, सोयाबीन, ये सब चीज, ये अलग अलग चीजें आते हैं सब। गन्ना आ जाता है इसमें, कपास, ये सब चीजें आ जाते हैं। इसमें चावल कैसा फसल है, खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन,
भारत की प्रमुख खाद्यान्न, तो हमारे यहाँ ज्यादा मात्रा में चावल खाया जाता है जबकि दुनिया में ज्यादा मात्रा में गेहूं खाया जाता है। गुलाबी क्रांति मांस के लिए, गुलाबी क्रांति मांस के लिए। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं? तो देखिए रूर कहां पर है, तो जर्मनी का एक राज्य है जिसका नाम है रूर घाटी। जर्मनी का एक राज्य है जिसका नाम है रूर घाटी, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोयला निकलता है, कोयला निकलता है। तो बताइए भारत की किस नदी के आसपास में सबसे ज्यादा कोयला निकलता है? झारखंड के दामोदर घाटी, झारखंड के दामोदर घाटी, झारखंड के किस में? दामोदर घाटी। आगे बढ़िए, झारखंड के किस घाटी में? दामोदर घाटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में खनिज तेल का भंडार यानी पेट्रोलियम किस चट्टान में? दुनिया में कहीं भी खनिज तेल मिलेगा, ईंधन मिलेगा, तो वो अवसादी चट्टान में मिलता है। किसी भी प्रकार का ईंधन अगर चाहिए तो ईंधन जब भी मिलेगा तो अवसादी चट्टान में मिलता है। ईंधन कहाँ मिलता है बताइए? ईंधन जब भी मिलेगा अवसादी चट्टानों से ही मिलता है। अगला कह रहा है कि भारत में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तारापुर कहां पर है परमाणु रिएक्टर? तारापुर परमाणु रिएक्टर बता सकते हैं? तारापुर परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र में है, तो इस ससुरा कर्नाटक दिया है। तारापुर परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र में, तो इसके आगे 4 लिख देते हैं। रावत भाटा राजस्थान में है, कहाँ है राजस्थान? तो इसके आगे 3 लिख देते हैं। काकरापारा गुजरात में है, तो इसके आगे 2 लिख देते हैं। कैगा कर्नाटक में है, तो इसके आगे लिख देते हैं। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। राउरकेला लौह इस्पात केंद्र, राउरकेला लौह इस्पात केंद्र जर्मनी के सहयोग से बना उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से बना राउरकेला। आगे बढ़ जा, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर वाला बना, दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन के सहयोग से। रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट बना, बोकारो ये झारखंड में है। और जर्मनी के सहयोग से कहां बना? ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था भारी उद्योग। नेपानगर मध्य प्रदेश में है, अखबारी कागज के लिए। नेपानगर मध्य प्रदेश में है, अखबारी कागज। एमपी में है नेपानगर, अखबारी कागज बनते हैं। कैसे कागज? अखबारी कागज, अखबार पढ़ने वाले कागज। अगला क्वेश्चन, अखबारी कागज पढ़ लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चली थी? तो 1953 लॉर्ड डलहौजी के समय, 1953 लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी। ये कितने अप्रैल को चलाई गई थी ये आपको पता होगा। 16 अप्रैल 1953 मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, जबकि पहली विद्युतीय ट्रेन 1925 मुंबई से कुर्ला के बीच। भारत का सबसे गहरा स्थल सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, सबसे गहरा। जबकि सबसे व्यस्त, सबसे बिजी बंदरगाह जो है वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह। सबसे बड़ा आकार में बड़ा करेंगे, सबसे बड़ा तो मुंबई बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह तो अभी हाल में बना है। अगला, भारत की पहली बार जनगणना 1972 में हुई थी। यह लॉर्ड मेयो ने कराया था, लेकिन यह फुल टू जनगणना नहीं थी, कम ही क्षेत्र पर कराई गई थी जनगणना को। अगला कह रहा है, भारत में जनगणना का क्रमवार अवलोकन से प्रति दशकीय वृद्धि, मतलब 10-10 साल के अंतराल पर कब से चालू हुआ? तो पूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के समय से चालू हुआ 1981 में, लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में, 1981 लॉर्ड रिपन के काल में, 1981 लॉर्ड रिपन के काल में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है? केरल का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, हरियाणा का सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, मुंडा जनजाति झारखंड की है, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, ये सब कहाँ की है? झारखंड की है। कहाँ की है? झारखंड की। संथाल, मुंडा जनजाति, बिरसा मुंडा, संथाल, ये सब लोग कहाँ के हैं? हो जनजाति, ये सब कहाँ है? झारखंड की जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, गोंड जनजाति। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाले थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? यानी पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो हमारा सबसे नजदीकी ग्रह जो है वो शुक्र है।
कौन है? शुक्र। इसे भोर का तारा कहते हैं क्योंकि ये सुबह के समय दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह में बैठे अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो जब तक धूल कण नहीं रहेगा रंग बिखरेगा नहीं, और अंतरिक्ष में धूल कण नहीं होता, अतः अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? देखिए बाबू, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है यह लगभग 14.9 यानी 15 करोड़ किलोमीटर होती है। इसी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य के सतह से पृथ्वी की सतह की मध्य की दूरी गलत। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य औसत दूरी, ऑप्शन नंबर सी, कितना होता है? 15 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। मोनालोवा किसका उदाहरण है? भैया ये सक्रिय है, अभी इस पिछले साल भड़क गया था। अगला, जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे हम पाएंगे वनस्पति घटने लगेंगे, क्योंकि ध्रुव पे ठंडा बहुत पड़ता है। तो हम विषुवत रेखा से ध्रुव पे जाएंगे तो यहाँ खाली बर्फ पड़ता है, कौन रहेगा? विषुवत रेखा पे गर्मी ठंडी ये सब कई टाइप के चीज पड़ते हैं, बरसात वगैरह सब होता है। तो वनस्पति और जानवरों की संख्या घटेगी। वनस्पति एवं पशुओं की प्रजातियों में क्या आएगी? कमी आएगी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का कोर यानी आंतरिक भाग कैसा है? तरल अवस्था में, पिघला अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी। अगला, सियाल सीमा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन। देखिए, पहले इसे सियाल कहा गया, सिलिकॉन और एल्युमिनियम था। नीचे वाले को कहा गया सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम था। उसके नीचे एक नीफे था जिसमें लोहा और निकल और फेरस था। इसे आधुनिक परंपरा के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 भाग में बांट दिया गया। अब कहता है कि ये पुरानी वाली जो विधि थी, ये पुरानी वाली जो विधि थी इसे किसने दिया था? एडवर्ड स्वेस ने दिया था। किसने दिया? एडवर्ड स्वेस ने। अगला, पैसिफिक ऑफ द रिंग किससे संबंधित? ज्वालामुखी और भूकंप से। ज्वालामुखी और भूकंप से प्रशांत महासागर में अग्नि वलय होता है। प्रशांत महासागर में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय, खूब सारे ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र में। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है? 55, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंग सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती है? देख भैया, सबसे ज्यादा क्षति एल तरंग पहुंचाती है, लव तरंग, क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है। पी तरंगे बहुत तेज आती है, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, आई चली गई पता ही नहीं चला। एस तरंग थोड़ा धीमा आती है, 1.5 किलोमीटर हिला डुला के जाती है। और एल तरंग तो सबसे बाद में आती है, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, अब पूरा आराम से डोला डोला के जाती है कि घर गिर जाओ तुम, किसका घर है, तुमको हम गिरा के जाएंगे, पूरा गिरा के चल जाती है। तो सबसे धीमी गति जो होती है वो एल तरंग की होती है, इसीलिए इसकी क्षति सबसे ज्यादा हो जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा टी, एल तरंग। सुनामी किस भाषा का शब्द है? देखिए, जब कभी समुद्र में भूकंप आता है तो समुद्र की पानी ऊपर उठने लगते हैं, डगमग डगमग, और ये समुद्री तरंगे जाती हैं तटों पर और सुनामी ला देती हैं। ये जापानी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति ज्वालामुखी से संबंधित है? काल्डेरा। ज्वालामुखी जो होता है ये जहां से निकलता है इसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ये छेद बड़ा हो जाता है, जब भी कभी भी ज्वालामुखी इसके निकलने वाला जो छिद्र है बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं, और जब ये क्रेटर और बड़ा हो जाता है तो इसे काल्डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल्डेरा। ऑप्शन नंबर बी, काल्डेरा। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में। मोनालोवा सक्रिय ज्वालामुखी। मोनालोवा सक्रिय ज्वालामुखी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर। बबुआ 75 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी। कितने लोग बता सकते हैं सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? कितने लोग बता सकते हैं? वेरी गुड, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर। सेंट लॉरेंस नदी पर, वेरी गुड, अब सब लोग का सही है। जेट वायु कहाँ चलती है? क्षोभ मंडल में। देखिए, जितनी हवा, आंधी, तूफान ये चलती है सब कहाँ चलती है? क्षोभ मंडल में। किसमें?
क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में वायुयान चलता है, इसमें ओजोन परत पाया जाता है। मध्य मंडल सबसे ठंडा होता है, बहिर्मंडल सबसे गर्म होता है। अगला, वायुमंडल की ओजोन परत अवशोषित कर लेती है पराबैंगनी किरण को, ओजोन परत अवशोषित कर लेती है यूवी किरणों को। यह ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो यह समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। कितने ऊंचाई पर, 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। अगला, मानसून क्या होती है, मानसून मौसमी पवन होती है, हर मौसम में नहीं आती है, बरसात के मौसम में आती है, यह एक मौसमी पवन होती है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं। देखिए, हार्मेंटन गिनी नाम के देश में बहती है, इसे डॉक्टर पवन कहते हैं। जबकि फान को अंगूर उत्पादन वाली पवन कहते हैं। चिनूक को हम बर्फ खाने वाली हिमभक्षी पवन कहते हैं। और सिरोको को हम रक्त वर्षा यानी ब्लड रेन के लिए इसे जानते हैं, ब्लड रेन यानी रक्त वर्षा के लिए जानते हैं। ये डॉक्टर पवन कह रहा है हार्मेंटन, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। टाइफून कहाँ बहता है, तो ये चीन सागर में बहता है टाइफून। विली विली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन अमेरिका में, टार्नेडो हरिकेन इसमें नहीं, हरिकेन जो होता है कैरेबियन सागर में। हार्नेडो लिख दिया, टार्नेडो होना चाहिए यूएसए में, टार्नेडो यूएसए में होना चाहिए। तो 1 2 और 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 और 4 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा देश रूस। अगला, डीगो गार्सिया कहां पर है। डीगो गार्सिया एक छोटा सा द्वीप है, हिंद महासागर में द्वीप है। डीगो गार्सिया नामक द्वीप पर अमेरिका ने सैन्य अड्डा बनाया है, श्रीलंका के नीचे है डीगो गार्सिया नामक द्वीप, हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला, भी शेप की घाटी कौन बनाती है, नदियां। देखिए, नदी जब दो पहाड़ों के बीच से निकलती हैं तो ये कौन सा आकृति बनाती है, भी शेप की आकृति बना देती हैं। तो नदियां बनाती है, समुद्र लहर नहीं बल्कि नदियां बनाती हैं। और वही अगर कहेगा कि बर्फ से कौन सी आकृति, तो यू आकार का, और नदी से भी आकार का, यू आकार का और भी आकार का। अगला, यू आकार की नदी बताइए, आप तो बता ही देंगे, नदी हिमनद द्वारा बनता है, ये बर्फ द्वारा बनता है यू आकार की घाटी। अगला, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। थार मरुस्थल भारत में है, पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहेंगे, चोलिस्तान कहा जाता है, चोलिस्तान। पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सारगैसो सागर कहां पर है, अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर। इस सागर का कोई समुद्री तटरेखा नहीं है, इस सागर का कोई समुद्री तटरेखा नहीं है, इसमें टाइटैनिक जहाजें डूब गई थी। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि, कौन सी जल संधि, डेविस जल संधि, सबसे चौड़ी जल संधि है, कनाडा में है ये डेविस जल संधि। हार्मुज जल संधि किसे अलग करता है, तो यह अलग करता है, ये ईरान को अलग करता है ओमान से, ईरान को अलग करता है ओमान से, ईरान और ओमान को अलग करता है। अगला, एल नीनो क्या है, एक गर्म समुद्री जलधारा, एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा। और ला नीनो, ला नीनो, ला नीनो जो है ये एक ठंडी समुद्री जलधारा, एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा, एल नीनो और ला नीनो। अगला, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ क्या है, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है, एक समूह है, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित एक भित्ति है, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित एक भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाता है। तिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं, भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। बताएंगे, सिनकोना के छाल से क्या निकालते हैं, कुनैन, क्या निकालते हैं, कुनैन। और इस कुनैन से हम कौन सी दवा बनाते हैं, मलेरिया की दवा बनाते हैं कुनैन से। अगला, कोयले का सर्वोत्तम किस्म कौन सा होता है, एवीलिपी, एवीलिपी, एवीलिपी। याद रखिएगा ट्रिक, सबसे अच्छा ए से होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा 90% कोयला, और सबसे घटिया पीट कोयला, ये हो गया बिटुमिनस घरेलू कोयला, बिटुमिनस घरेलू कोयला, मुलायम कोयला। और लिग्नाइट को हम भूरा कोयला कहते हैं, लिग्नाइट, लिग्नाइट भूरा कोयला होता है। अगला क्वेश्चन,
एस्किमो जनजाति कहाँ के हैं भैया? ये बर्फ में रहते हैं, एस्किमो जनजाति कनाडा में। इनके घर को इग्लू कहते हैं। घर को क्या कहते हैं? इग्लू। इनके कुत्तों को कौन से कुत्ते पालते हैं? रेंडियर नामक कुत्ते पालते हैं, रेंडियर नामक कुत्ते। कालाहारी मरुस्थल में कौन से जनजाति पाए जाते हैं? अब लग चलिए भाई, अब आप बताइए, इस क्वेश्चन को आप बताइए। कालाहारी मरुस्थल में कौन से जनजाति? पिग्मी, बुशमैन, मसाई, बोद्धा। आप बताएंगे, एक क्वेश्चन आप बताइए, जल्दी बताइए। कालाहारी मरुस्थल, फटाफट बताएंगे। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? क्या यार, नहीं बताएगा आप लोग? मत बताओ। हम बुशमैन, बुशमैन जनजाति, केनिया में पिग्मी, मसाई वगैरह। अगला, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। टोटल 9 राज्यों की तटरेखा लगती है, जिसमें सबसे लंबा गुजरात, सबसे छोटा गोवा की तटरेखा है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो प्रवाल से हुई है, मूंगा से हुई है। ऑप्शन नंबर सी, मूंगा से हुआ है, मूंगा से हुआ है। सियाचिन आप बताएंगे, किसके किसके बीच हिम सीमांतर है? भारत और पाकिस्तान के बीच एक बर्फ वाला सीमा है सियाचिन। दुनिया का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध का मैदान है। भारत का सर्वोच्चतम पर्वत क्या है? देखिए, भारत का कहेगा तो भारत का है केटू यानी गाडविन ऑस्टिन, लेकिन ये अभी भारत में है नहीं। जब कहेगा भारत में अभी प्रेजेंट कौन सा है, तो भारत में कहेगा तो कंचनजंगा, लेकिन भारत का ही है केटू, जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो कहेगा भारत का सबसे ऊंचा तो केटू, लेकिन इसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो कहेगा वर्तमान भारत में तो कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा कहते हैं? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महादेव, सह्याद्री और सतपुड़ा पर्वत। तो सह्याद्री पर्वत नीचे है, उसके ऊपर सतपुड़ा पर्वत, और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये हो जाता है। तो 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर डी। अगला, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची कौन सी चोटी है? सैडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक। कितने लोग बता सकते हैं? ये सैडल पीक अंडमान में 3 सबसे बड़े अंडमान है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान जो है वो सब नीचे में है, और ये मध्य अंडमान है। लिटिल नीचे दक्षिणी अंडमान है। तो ये दक्षिणी अंडमान, इस पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये मध्य अंडमान, ये उत्तरी अंडमान। मध्य अंडमान साइज में सबसे बड़ा है, ये उत्तरी अंडमान है। किस पर है ये सैडल पीक? उत्तरी अंडमान पर, सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर। हिमालय पार करके आने वाली नदियां, तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज तो है ही नहीं जी। हाँ है, ये है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ऑप्शन नंबर बी। अगला, दामोदर नदी निकलती है, तिब्बत से तो निकलती नहीं है, नैनीताल से नहीं निकलती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का बृहत्तम डेल्टा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। कितने लोग बता सकते हैं इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। इस सुंदरवन में जो पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। टिहरी बांध बताइए कहां पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर, भागीरथी और भिलंगना नदी पर।
भागीरथी और भीलांगना नदी पर, भागीरथी तथा भीलांगना नदी, भागीरथी प्लस भीलांगना नदी पर स्थित है। कौन सा बांध भाई? टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध, भागीरथी और भीलांगना नदी पर स्थित है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है बताइए, बताइए। प्रयागराज में होता है। चलिए, ये 90 क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट में आपको बाकी के 60 क्वेश्चन और कराएंगे, तो ज्योग्राफी होगा खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इतना पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना, अभी की इस शिफ्ट के लिए इतना ही।